सभी को नमस्कार। और इस सेशन में आप सबका स्वागत है। आवाज़ आ रही है ठीक से? राकेश भाई फ़ोन कर रहे हैं। राकेश भाई मैसेज कर सकते हैं, इज इट ओके? आई होप एवरीवन कैन हियर। नमस्कार। बहुत बढ़िया आप लोगों का। तो पहले शुरू करते हैं ना, जब तक और लोग ज्वाइन कर लेते हैं। बढ़िया, तो शुरू करते हैं। मैंने शुरू में ही जो कुछ आइडियाज़ जो रखे थे, है ना, सेशन में, उसकी उसकी शुरुआत कर लेते हैं। जस्ट रन थ्रो। वैसे मोस्टली ये सब आप लोगों को पता ही है, और इसके मैं आंसर तभी करूंगा जब इसकी क्वेरी आएंगी। तो पहला तो ये है कि भाई अध्ययन क्यों करना है ना। तो ये बहुत स्पष्ट ही है कि हम सब, है ना, मानव सहज जो जीने का स्वरूप है, जो न्याय करने का स्वरूप है ना, जो व्यवस्था में जीने का स्वरूप है, जो सुखपूर्वक जीने का स्वरूप है, जो हारमोनी में जीने का स्वरूप है प्रकृति के साथ और मानव के साथ, इसके लिए प्रयासरत हैं। इसके लिए अध्ययन करना है। लेकिन कुछ लोग सवाल पूछते, भैया अध्ययन करने के लिए परमाणु को समझने की क्या जरूरत है? ये बहुत जबरदस्त है ना, क्योंकि बहुत सारे तो ये लगता है कि बड़ी मुश्किल से तो पढ़ाई से, हाँ, पीछा छूटा है, और ये परमाणु जीने की बात कर रहे हैं और आप ये परमाणु पढ़ाने लग गए। तो इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि सवाल तो बहुत सिंपल रहता है। मुझे याद है मेरे जो बचपन में, है ना, जो सवाल शुरू हुआ, वो तो सिर्फ इस बात को लेकर के था कि मेरे ही रिलेटिव में किसी की, मेरी ही कजिन की मैरिज हुई। और वो, जहाँ पर मैरिज हुई, वो काफ़ी धनाढ्य थे, और केवल पैसे के मामले में ही नहीं, बल्कि धर्म में भी ट्रस्टी वगैरह भी थे उनके घर से लोग। और मेरे जो कजिन ब्रदर इन लॉ थे, उनके फादर स्वयं, है ना, सेल्फ मेड पर्सन थे। मतलब उन्होंने बहुत छोटे से शुरू करके बहुत सारा पैसा कमाया, और उनके ही बच्चों ने उनका बाद में ध्यान नहीं रखा। तो मेरा सवाल इस होगा कि आदमी इतना कुछ करता है अपने बच्चों के लिए, और बाद में वही बच्चे का इतना भी ध्यान नहीं रखते हैं, तो ये क्या गड़बड़ है? तो पहले तो एक एक तो एक सिंपल तरीका ये सोचने का है, हो सकता है, होता है शुरू में, कि शायद ये बच्चे ठीक नहीं निकले। लेकिन जब आसपास समाज में नज़र दौड़ाते हैं तो पता लगता है यही सिनेरियो चल रहा है। दूसरा, सास बहू में जितनी बननी चाहिए, ऐसा नहीं कि लड़ाई ही होती है, बहुत सारे अच्छे मोमेंट्स भी होते हैं, बट और अच्छे हो सकें, जितने अच्छे होने चाहिए वैसा तो नहीं दिखाई देता। तो इस तरह से छोटे छोटे सवाल शुरू होते हैं। तो लगता है कि शायद, है ना, इन्हीं कुछ लोगों में दिक्कत है। बाद में पता लगता है पति पत्नी के ऊपर तो हम सब सुनते ही रहते हैं, कितने सारे जोक्स बनते रहते हैं। हाँ। तो अब एक तो ये लगता है कि कुछ गड़बड़ी है ना। तो या तो हम ये मान सकते हैं कुछ लोगों में है, और इसी गड़बड़ी को लेके शायद किसी ने किताब भी लिखी कि मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस, है ना। लोगों को लगता है कि यार हम लोग शायद हैं ही कहीं दूसरे प्लेनेट से, है ना, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ, कॉमन ग्राउंड ऑफ मीटिंग टुगेदर। तो जब इन सब मुद्दों पे ध्यान देते हैं तो पता लगता है कि यार रूट में है क्या चीज़, ना, क्या ऐसे ही डिजाइन है, हम क्या हैं, क्यों हैं, आए क्यों। यहाँ से सब अध्ययन शुरू हो रहा है। माने हम जितना अच्छा जी रहे हैं, उससे अधिक अच्छा जीने की चाहत, है ना, या जितना अच्छा हम जी रहे हैं उतना अच्छा हमें ही पर्याप्त नहीं पड़ रहा है। यहाँ से अध्ययन की, कुछ और जानने की, कुछ और पता लगाने की शुरू होती है। तो ये पता लगाना में आता है कि यार ये फिर आदमी है क्या, और उसके अध्ययन में जाते हैं तो पता लगता है कि, है ना, पूरा अस्तित्व ही चूंकि परमाणुओं से मिलकर बना है, तो मैं भी उसी क्रम में एक तरह का, एक तरह की प्रजाति है परमाणुओं की, है ना, जिसको जीवन परमाणु कह रहे हैं। और इससे फिर पता लगता है कुछ कॉमन फ्रेम है हम सब में। तो ये बहुत सारे चीज़ों को फिर आंसर करता है, कि क्रमबश गलतियां हुई हैं, और मानव जाति तो एक ही है,
फिर तभी समझ में आता है जो जेंडर इनइक्वालिटी के मुद्दे हैं, क्योंकि जीवन रूप में हम समान हैं, गरीब अमीर, रेस, कास्ट, कलर, क्रीड, फिर ये पता लगता है तो शरीर की विविधताओं के आधार पर है, भाषाओं की विविधताओं के आधार पर है। तो इस तरह से मैं लिंक कर रहा था कि अध्ययन करते समय, क्योंकि ये सवाल है ना कुछ लोगों के आते रहते हैं। लोग बोलते हैं भाई परमाणु वगैरह छोड़ो, आप तो ये बताओ जीने में क्या करना है। तो जीने में तो ऐसे बताने में तो बहुत आसान है, मानवीयतापूर्ण आचरण से जीना है, न्यायपूर्वक जीना है। तो लोगों को तो लगता है हम तो अन्याय करते ही कहाँ हैं, है ना, ये तो हमारे साथ रहने वाले लोग अन्याय करते रहते हैं, मैं तो न्यायपूर्वक ही जी रहा हूँ, ये भी बढ़िया है ना। तो फिर दूसरा सवाल ये बनता है, आप यदि न्यायपूर्वक ही जी रहे हैं तो आप दुखी क्यों रहते हैं? क्योंकि सिद्धांत तो ये कि जो सही है उसको तो सुखी रहना चाहिए, है ना। तो लोगों को लगता है नहीं नहीं क्या बात कर रहे हैं भैया, ये तो अच्छे लोग हैं वही तो परेशान रहते हैं। ये हम लोगों ने क्या फिर अपनी एक नई पतली गली निकालते हैं। क्या पतली गली निकालते हैं कि जो ज़्यादा सही हैं वही दुखी रहते हैं, जबकि यहाँ कहा जा रहा है कि मानव सहज न्याय, यदि हम न्याय कर रहे हैं तो हम सुखी होंगे, न्यायवादी। या तो हम अवसरवादी हैं तो ही दुखी होना चाहिए, कलह होना चाहिए, आवेश होना चाहिए, आतंक होना चाहिए, द्वेष होना चाहिए। लेकिन हमें तो लगता नहीं हम अन्याय कर रहे हैं और दुखी हैं, और हम अपने को समझदार भी माने हैं। अभी यही विडंबना दिखाई देती है ना। एक ही घर में चार समझदार हो गए हैं, पति पत्नी और बच्चे भी बड़े होकर के, चार पाँच छः लोगों से ज़्यादा तो परिवार है नहीं अभी, तो चारों समझदार और इसीलिए ज़्यादा समस्या, है ना। ऐसा इक्वेशन निकल आता है उल्टा पुल्टा। सोचना पड़ता है समझदार लोगों में हम फिर समझदार कहे किसको रहे। तो फिर हमने पतली गली निकाली ना, एक तो हमसे जीना बन नहीं रहा और हम क्या कहने लग गए, भैया वो क्या है ना, मैं समझदार हूँ ना इसलिए नहीं जी पा रहा हूँ, है ना। तो टू इग्नोरेंस इज ब्लिस, है ना। ऐसे ऐसे हमने उल्टे, जैसे एक तरफ निकाला मैन आर फ्रॉम मार्स, वुमेन आर फ्रॉम वीनस, और आगे निकल रहा है चिल्ड्रन आर फ्रॉम प्लूटो। तो भैया ऐसी धरती के लोग हैं हम, कहाँ के लोग हैं? तो जीत तो ये फिर उस समय में पहचानना पड़ता है मानव क्या है, क्यों गलती हो। अब एक दूसरा मुद्दा आता है मानव का आहार का निश्चयन का आधार क्या हो, आहार निश्चित होना भी है कि नहीं होना है, मैं क्या खाऊंगा ये तो मैं डिसाइड करूंगा, आप कौन होते हैं बोलने वाले, है ना। तो अभी बहुत सारी चीज़ों को अभी अपन देख ही रहे हैं। दूसरा एक मुद्दा आता है कि भैया जब अधिकतर लोग गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं, तो क्रोध को मानव का स्वभाव क्यों नहीं कह रहे आप तो कह रहे नहीं नहीं, सुख शांति संतोष आनंद, धीरता वीरता उदारता, ये सब ये तो दिखता नहीं लोगों में, इसको आप मानव का स्वभाव कह रहे हैं। और जो दिखता है उसको आप कह रहे हैं अमानवीय स्वभाव है ना। तो बड़ा बात है भाई, ये क्या चक्कर है ना। जो हम करते हैं उसको आप मानवीय नहीं कह रहे, और जो हम करते नहीं है, है ना, उसको आप कह रहे हैं, जो अधिकतर लोग नहीं करते हैं उसको आप कह रहे हैं कि ये है बेसिकली मानवीय स्वभाव, है ना। तो ये सब मुद्दे हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। तो ये सोचना पड़ेगा। मैंने पहले भी कहा, शायद इसका आंसर आप सबको तो पता ही होगा, है ना, कि मेन बात क्या है, जो स्वभाव है उसको स्वभाव कह रहे हैं जो मेरे को स्वीकृत भाव है ना। जो मुझे स्वीकृत नहीं है उस स्वभाव को मैं स्वभाव नहीं कह रहा हूँ ना। तो चूंकि क्रोध करना ना तो मुझे स्वीकृत है, ना ही जिन पर करता हूँ उनको तो होता ही नहीं है स्वीकृत, इसलिए स्वभाव नहीं है, ये तो अभाव है ना। इस तरह की अपन परिचय शिविरों में करती हैं। फिर बात आती है, क्रोध अपनी अक्षमता का प्रदर्शन है क्या बड़प्पन की निशानी? क्यों, हम तो बचपन से देखते आए कि जो बड़ा है उसको क्रोध करने का अधिकार रहता है। और ऐसा देखते ही हम कि हमारे घरों में दो दो बच्चे यदि हैं तो जो उसमें बड़ा भाई या बहन है वो छोटे पर अधिकार करता है, डांट लगाने लगता है। उससे पूछो भाई क्यों, और बिल्कुल उसी स्टाइल में डांटता है जिस तरह से मम्मी पापा या दादा दादी घर में डांटते हैं छोटे। तो उसको गलती भ्रम बस ऐसा लगने लगता है कि क्रोध करना जो है ये बड़प्पन की निशानी है। ये सब हम भ्रम फैला रहे हैं ना, जबकि सही अर्थों में तो क्रोध जो है वो हेल्पलेसनेस बात है, बड़प्पन की बात नहीं है। फिर ये भी बनता बनता भाई स्वनारी स्वपुरुष, है ना, जो मानव सहज न्याय में जो आचरण का मुद्दा है वही क्यों, और मानव का आचरण मुझे दूसरे क्यों बताएं। इनके उत्तर मैं नहीं दे रहा हूँ, मुझे लगता है आपके सवाल होंगे तो देंगे, वैसे तो इनकी क्लियर ही होंगे। फिर कुछ लोग लगता है यदि जिंदगी भर न्याय धर्म सत्य से ही जीती रहूंगी तो मेरी स्वतंत्रता का क्या होगा, है ना। ये भी बढ़िया है। ऐसे लगता है कि स्वतंत्रता तो माने बाकी मनमानी करने में ही है ना। तो ये सब अच्छे सवाल हैं, है ना। आप यदि ये सवाल बनेंगे तो आप लिखिएगा, फिर उस पर चर्चा करेंगे। दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित ना होना ही मेरी योग्यता है।
और फिर ये भी लगता है मैं ही क्यों न्याय करूं, सभी अच्छे काम मेरे हिस्से में ही क्यों, है ना। बढ़िया। स्पेनिश फ्लू है ना, इसको इन्फ्लुएंजा H1N1 के नाम से भी जानते हैं। इसमें लगभग लगभग 50 करोड़ लोग विश्व के प्रभावित हुए। वैसे ये स्पेन का फ्लू नहीं है, ये चूंकि वर्ल्ड वार 1 के टाइम की बात है और स्पेन युद्ध में भागीदार नहीं था, इसलिए स्पेन इन न्यूज़ को छापता था लोग किस तरह से इस बीमारी से पीड़ित हैं, तो लोगों को लगा ये स्पेन में ही बीमारी है इसलिए ऐसा लिख रहे हैं, इसलिए इसका नाम स्पेनिश फ्लू हुआ। तो उसमें लगभग विश्व की 50% पॉपुलेशन अफेक्टेड हुई और 5 करोड़ के आसपास लोग मरे। 1957-58 में फिर एशियन फ्लू के नाम से उसमें लगभग 11 लाख लोगों की डेथ हुई। 1981 से लेके आज तक एड्स में लगभग 3.5 करोड़ लोग लगभग हर साल, ये 20 साल हो गया लगभग अब, तो हर साल लगभग ये 15-17 लाख लोग इससे मरते हैं। 2009-10 में फिर H1N1 स्वाइन फ्लू के नाम से आया जिसमें 1.5 से 5.5 लाख लोग मरे। 2014-16 में वेस्ट अफ्रीकन एबोला के नाम से इसमें लगभग 11,000 लोगों की डेथ हुई। और अब 2019 कोविड-19 जिसमें ये डेटा जब मैंने लिखा था, है ना, तो 1.2 लाख थे, अब थोड़े से ज़्यादा हो गए हैं। कारण यदि इन सबका देखेंगे तो ह्यूमन बीइंग कमिंग इन कांटेक्ट विथ एनिमल्स और वाइल्ड एनिमल्स, ये इसका रूट कॉज देखने में आ रहा है। तो इस सबको अपने को सोचना ही चाहिए कि जो क्या हम न्याय कर रहे हैं माने मानव मानव के साथ, मानव में प्रकृति के साथ, या हम क्रुएलिटी कर रहे हैं, अपने आहार को भी हम नहीं पहचान पा रहे हैं, है ना। इसकी अपन पहले भी बात कर चुके हैं कि देयर इज ह्यूमन और इनह्यूमन, गलती करना स्वभाव है या अभाव है। ये मैंने अभी जस्ट अपनी बात की, मैन आर फ्रॉम मार्स। हाँ, ऐसे ही हम जनरेशन गैप के नाम पे बहुत कुछ बोलते रहते हैं, फिर पूछना ये पड़ता है कि ठीक है बेटा, बाप बेटे में तो जनरेशन गैप हो गया, दो भाइयों में तो एक ही जनरेशन की हो, और जुड़वा बच्चों में भी नहीं बन रही है, जुड़वा भाइयों में भी एक उम्र के बाद। ये सब कुछ सवाल हैं अध्ययन करने की जरूरत जिससे पड़ती है। तो सोम भाई के शिविरों में हम सुनते ही हैं सुविधा सुख नहीं है, सामान सम्मान नहीं है, तो फिर क्या है। और ये तो बिल्कुल रामबाण है, स्पेशली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, जहाँ हमें लगता है कि संबंधों में अपेक्षा ही दुख है, और यहाँ कहा जा रहा है कि नहीं भैया, निश्चित अपेक्षाएं ही संबंध है, अपेक्षाएं नहीं होंगी तो संबंध ही क्या है। अब बात आती है निश्चित अपेक्षाओं को कैसे पहचानें, और क्या ये सार्वभौम है, और आप जो कह रहे हैं क्या वही अपेक्षाएं हैं। ये सारे मुद्दे हैं एक्चुअली जिसकी वजह से अध्ययन की जरूरत पड़ती है। मैं पेरेंट्स की सेवा क्यों करूं? भाई पेरेंट्स ने आपकी सेवा की थी तो उनका कर्तव्य था, पेरेंट्स ने जो मेरे लिए किया ये तो उनका कर्तव्य था। तो हमें ये दिखाई नहीं देता कि हमें उनकी सेवा करना भी कर्तव्य है, ये हमारे फ्रेम से गायब हो जाता है। फिर जो जिसके पास है वह उसको बांटता है, लेकिन भैया सभी पैसे वाले तो पैसे बांटते हुए नहीं दिखते। हाँ, बढ़िया सोचिए, आप भी सोचिए, नहीं उत्तर मिलेगा तो बात करेंगे, वैसे तो होगा आपके पास। क्या बिना पोल्यूशन किए मानव इस धरती पर जी सकता है? थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा। जीने दो और जियो, या जियो और जीने दो। हाँ, काफ़ी इस पर चर्चा हो चुकी है। क्या सिर्फ साथ ही संबंध है? संबंधों की बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम भारत की ही बात कर रहे हैं। हाँ, फिर दर्शन तो हम सार्वभौम कर रहे हैं, तो सब जगह ही संबंध है, नहीं है। ये सब मुद्दे हैं। तो अध्ययन करने के लिए अपने को मेन मुद्दा यदि अपन देखें रूट में, तो अध्ययन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम जैसा जीना चाहते हैं प्रकृति के साथ, मानव के साथ, ऐसा जी नहीं पा रहे हैं। ये बेसिक फ्रेम है अध्ययन करने के लिए। और अध्ययन करने के लिए जब तात्विक रूप पे सच्चाइयों को समझने की बात आती है, तो फिर हमें बेसिक लेवल से समझना पड़ता है कि जीवन क्या है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, ये विकास क्यों होने लगा, ये अपने आप होता है कि दुर्घटना है, या विज्ञान कह रहा है कि बाई चांस हो जा रहा है। इस सब के लिए अध्ययन की बात है। बढ़िया। तो मुझे लगता है कि अच्छे लोग भी ज्वाइन कर चुके हैं, और बहुत ही सुखद है कि हम सब लोग इन मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। तो मैं पहले कुछ Q&A ले लेता हूँ। हाँ, तो Q&A के लिए एक दूसरी फाइल है जो मेरे पास अभी तक के Q&A हैं, उसकी पहले चर्चा कर लेते हैं।
तो आज के जो सत्र में जो क्वेश्चंस आए है ना, उसकी बात कर लेते हैं। सुबह के सत्र में जो क्वेश्चन आए, अभी के सत्र में आ रहे हैं, उसकी अपन बात करेंगे ही। तो जो पिछले सत्र में, आई एम जस्ट गोइंग थ्रू सभी, कृपया विचारों पर ध्यान देने की प्रक्रिया की वीडियो या ऑडियो अपलोड करें। बहुत बढ़िया। तो विचारों पर जो ध्यान देना है ना, तो वृत्ति, विचार का मतलब है विश्लेषण क्रिया और तुलन क्रिया ना। जो वृत्ति नाम की चीज है मानव में, मन के साथ जो वृत्ति है उसमें विचार होते हैं। तो विचारों का काम जो है वो विचारों को देखने की योग्यता जो है वो हमारे चित्त के पास है ना। तो चित्त को यदि हम देख पाते हैं तो फिर हम विचारों को देख पाते हैं। इस तरह से चित्त को देखने के लिए हमें प्रयोजनों को देखना पड़ेगा, है ना। प्रयोजनों को देखने से हमें चित्त स्पष्ट होने लगता है। तो एक तो ये बात होगी कि विचारों को देखने का मतलब है चित्त को देख पाना, या हमारी एबिलिटी ऐसी हो जाए कि हम चित्त को देख पाएं या अपने ही चित्त के प्रति हम स्पष्ट हो पाएं। और ये अध्ययन से ही होगा, जैसे जैसे हमारी स्पष्टता बढ़ेगी, है ना। क्योंकि जब हम प्रिय हित लाभ में रहते हैं तो हम स्वयं इतने आवेश में रहते हैं, और स्वभाव गति में अपने विचारों को देखना होता है, आवेशित गति में देखना संभव नहीं हो पाता है। इसकी चर्चा और भी डिटेल में कर लेंगे। बौद्धिक विविधता के कारण, इसके ऊपर तो अभी अपन बात करने ही वाले हैं। प्राण और मन में क्या भेद है? तो प्राण तो बेसिकली हम सांस जिसको ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, उसको प्राण कह रहे हैं ना, प्राण वायु के रूप में ये प्राण है। और मन जो है वो जीवन का एक अंश है, उसको मन कह रहे हैं ना। तो मुझे लगता है जीवन का हिस्सा है मन, और प्राण तो है ना, प्राण वायु के रूप में जो हम सांस ले रहे हैं। तो ये तो सुबह के प्रश्न तो हो गए। उसके पहले मेरे पास जो क्वेश्चंस आए थे उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो मैंने कुछ प्रश्न लिखे हुए हैं, तो मैं आपके सामने रीड आउट कर देता हूँ, पढ़ लेते हैं। और मैंने उसकी पीपीटी बनाई हुई है, तो वो आपको भी इजी होगा। बढ़िया। तो प्रश्नों को पढ़ लेते हैं। ये तो अवसरवादी न्यायवादी ये अपन ने कल देख लिया, सब सुबह के सत्र में देख लिया, ये हो गया है। तो सीधे Q&A ले लेते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि परमाणु प्रकृति में व्यवस्था की इकाई है, और परिवार आप कह रहे हैं कि समाज में व्यवस्था की इकाई है। जिस तरह से परमाणु अंश अकेले में व्यवस्थित नहीं है, तो क्या मानव भी अकेले में व्यवस्थित नहीं होता है? बात तो बिल्कुल ठीक है, मानव अकेले में व्यवस्थित नहीं होता है। उनका सवाल इस तरह से था कि क्या मानव अकेले में व्यवस्थित हो ही नहीं सकता? तो भैया अच्छी बात यह है कि मानव होने के रूप में अकेले में रहता ही नहीं है, पाया ही नहीं जाता। जैसे कि परमाणु अंश भी अकेले में नहीं पाया जाता। परमाणु अंश पूरे अस्तित्व में बहुत सारे अंश हमेशा ही साथ रहते हैं। इसीलिए परमाणु अंश जो है अलग से दिखाई नहीं देता। ये जब एक परमाणु दूसरे परमाणु में या अंश जब निकल करके दूसरे अंश में समाता है, जो कि नैनो सेकेंड्स में होता है, माने 10⁻⁻⁹ इतना छोटा हिस्सा, उतने में ही कहीं कहीं परमाणु अंश अलग से दिखते हैं। अदरवाइज परमाणु अंश अकेले में नहीं पाए जाते। इसी तरह से भ्रमित मानव ही अपने को भ्रमवश अकेला माने रहता है। समझदारी आने पर वह पाता है कि वह तो परिवार, समाज, धरती, पानी, हवा, ब्रह्मांड पूरे सह अस्तित्व से जुड़ा ही हुआ है। तो अकेले में ना वो रहता है, ना अकेले में व्यवस्थित होता है। अकेले का डिजाइन ही नहीं है, हम सब साथ साथ ही रहते हैं। इस बात की ही स्पष्टता
समझदारी की बात होती है। तो बिल्कुल ठीक है कि व्यवस्था की छोटी से छोटी इकाई परिवार है, और परिवार में व्यवस्थित मानव है जो जब समझदार होता है तो वो अपने को सबसे जुड़ा हुआ ही पाता है, अनन्यता में ही बढ़िया। संदीप देशमुख जी ने पूछा था कि जड़ चैतन्य में कैसे ट्रांसफर हुआ। बहुत अच्छा सवाल है, और बहुत सिंपल सा आंसर है कि जिस तरह पदार्थ जगत में बहुत से नए नए परमाणु विकास क्रम में बनते रहते हैं, जैसे मैंने पिछले उसमें उदाहरण दिया था कि दो हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर एक नया परिणाम बनता है, इसी तरह से जीवन परमाणु भी इन्हीं जड़ परमाणुओं के किसी क्रम में होकर के एक जीवन परमाणु के रूप में बन जाता है। तो ये भी एक नया टाइप का परिणाम है ना, बिल्कुल जैसे और परमाणु बनते हैं उसी तरह से ये परमाणु भी बनता है। तो भौतिक रासायनिक क्रम में होने वाली एक विकास क्रम में होने वाली विकास की घटना है। बलजीत भाई ने पूछा था कि अंशों के घटने बढ़ने से, है ना, बंद पता नहीं कहाँ से आ गया, अंशों के घटने बढ़ने से या घटना बढ़ना बंद होने से, अच्छा, अंशों की जीवन परमाणु में घटने बढ़ने की घटना समाप्त हो जाने से या स्थिरता आ जाने से अक्षय बल अक्षय शक्ति संपन्नता कैसे आ गई। हाँ, तो बिल्कुल बहुत बढ़िया सवाल पूछ रहे हैं। तो जिस तरह से हाइड्रोजन परमाणु की शक्ति भी जब तक वो हाइड्रोजन के रूप में रहता है, जो मैंने यहाँ पे एक बनाया है, तब तक हाइड्रोजन की परमाणु की शक्ति भी निरंतर ही बनी रहती है। कब तक? जब तक उसका गठन बदल ना जाए। जैसे गोल्ड का एटम है, वो गोल्ड की ही, उसमें एक तरह से हम उसको क्षयशील क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसमें एक संभावना है कि वो गोल्ड से दूसरे परमाणु में किसी देश परिस्थिति काल में संभव है, इसलिए उसको अक्षय नहीं कह रहे हैं। लेकिन जब तक वो परमाणु गोल्ड का गठन में बना रहता है, वो गोल्ड की ही करेक्टरिस्टिक को देता है। इसी तरह चूंकि जीवन परमाणु जीवन के स्ट्रक्चर में हमेशा बना रहता है, इसलिए उसमें जो भी शक्तियां हैं, बल हैं, वो अब निरंतर रहेंगे। इस अर्थ में अक्षयता है। एकदम मोटी भाषा में कहूँ तो ऐसा है कि जब तक हम मरे नहीं हैं तो तब तक हम अमर हैं, है ना। हम अमर इसलिए नहीं है क्योंकि हम मर जाते हैं। किस में, जब हम कब किस अर्थ में अमर कह रहे हैं? अभी शरीर की सीमा में, जब हम रचना, शरीर को जब मैं माना हुआ हूँ, तो चूंकि शरीर का विरचना होती है इसलिए शरीर निरंतर नहीं है। लेकिन जब तक शरीर है तब तक तो वो शरीर में जो भी क्रियाएं घटती रहती हैं, सांस लेना, है ना, सेल्स का बढ़ना, ब्लड का बनना, है ना, मांस मज्जा का बनना, खाने का पचना, जिस समय तक शरीर बना रहता है तब तक ये होता ही रहता है। केवल इसमें एक इस रचना की विरचना हो जाती है, इसकी स्थिरता नहीं है। तो इस अर्थ में चूंकि जीवन परमाणु का स्ट्रक्चर निरंतर रहता है, ये अक्षय शक्ति या एक ही तरह की आशा विचार इच्छा, है ना, ऋतंभरा और आत्मा, जो बुद्धि आत्मा, इस तरह की जो क्रियाएं हैं, दसों क्रियाएं, ये निरंतर होती रहती हैं। इस अर्थ में इसको अक्षयता कहा है। और इसका कारण है क्योंकि इसका गठन निश्चित हो गया है, अंश के बदलाव जो घटना है वो अब खत्म हो चुकी है या स्थिर हो चुकी है, बदलाव नहीं होगा। बलजीत भाई ने एक दूसरा पूछा था कि हर परमाणु किसी विकास क्रमांश में है, इससे क्या मतलब? ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि विकास को पहचानने के बाद ही यह समझ में आता है कि हर परमाणु किसी विकास के क्रम में है ना। इससे पहले ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि उसके पहले लगता है सब चीज़ें रैंडम हो रही हैं। तो जब ये पता लगता है कि जिस तरह से मानव में ये समझ में आता है कि जागृति नाम की कोई चीज़ है, तब ये कह पाते हैं कि मानव जागृति क्रम में है। ऐसे ही जब परमाणु में विकास को देख पाते हैं, अर्थात गठनपूर्ण की घटना को जब ऑब्जर्व किया जाता है, किया प्रकृति में, तो ये पता लगता है कि प्रकृति में श्रम जो है किसी लक्ष्य की दिशा में है, और वो लक्ष्य जड़ परमाणु में विकास क्रम विकास के रूप में है, और चैतन्य परमाणु में जागृति क्रम जागृति के रूप में है। इस तरह से जड़ परमाणु भी किसी विकास क्रम में है, क्रमांश में है, और चैतन्य परमाणु भी क्रमांश में है ना। इसका ये मतलब नहीं समझना कि हर जड़ परमाणु को चैतन्य हो जाना, ये भी एक बड़ा दिक्कत वाला काम है। तो लगता है सारी मिट्टी पत्थर ही क्यों नहीं बदल गई, है ना। तो यहाँ पर सारी एक व्यवस्था, पूरी अस्तित्व एक व्यवस्था के क्रम में है। उस क्रम में कितने परमाणुओं को जड़ से चैतन्य होना है की विधि संपूर्णता में ये सारे निर्णय। बढ़िया। एक करेक्शन था पिछली बार जो मैंने
स्लाइड रखा था, उसमें मैंने ये लिखा था कि पांच, धरती के 5 राउंड लगाने में, या मैंने ये कहा था कि ये जो हाइड्रोजन का अंश घूम रहा है इसकी स्पीड 7.5 लाख किलोमीटर पर आवर है, और 1 घंटे में एक इलेक्ट्रॉन यदि उसको लीनियर मोशन कर दी जाए तो चांद पर होकर के वापस आ जाएगा हमारे एक सेशन होते होते। और मैंने साथ में लिखा था कि धरती के यदि चक्कर लगाने हो जो 40,000 किलोमीटर का परिधि है, तो वो 1 सेकंड में 5 राउंड लगाएगा। इसमें एरर थी, है ना, ये 5 राउंड अर्थ के 15 मिनट में लगाता है, ना कि 1 सेकंड में। तो करेक्ट किया है, दिस वाज बढ़िया। तो इसके अलावा यदि अब कोई और लाइव कोई क्वेश्चंस आए हैं तो उसको अपन एक बार देख लेते हैं, है ना। कोई और अभी के सेशन में तो नहीं दिख रहे हैं, या गुरु मौलिकता और लघु मौलिकता समझाएं। बिल्कुल ठीक है, गुरु और लघु तो समझ लेते हैं। और एक और जो सवाल समझना था अपने को, कि जो, हाँ वो मैंने कर दिया, बट चलिए खेत के ऊपर, है ना, तो बुक को मैं ब्राउजर पे ऑन करता हूँ। और बढ़िया, तो दो गुरु और लघु की बात कर लेंगे, ये तो अभी आने ही वाला है। और एक और जो सवाल था, हाँ उसकी बात कर लेते हैं, जो तिरसा, है ना। तो भैया मैंने भी अपनी बीच में लाइफ लाइन ली, हाँ, और सुरेंद्र पाल भैया को फ़ोन लगाया राकेश गुप्ता जी से भी बात की। तो अध्ययन के क्रम में मैं भी, जैसे अपन बात कर रहे हैं, अपन सब अध्ययन, मतलब मैं भी आपके साथ ही अध्ययन कर रहा हूँ। तो बढ़िया, पहले उसको ले लेते हैं, फिर गुरु और लघु वाले को ले लें। उसमें लेता हूँ पैराग्राफ को। हाँ, तो व्यवहार, ये जो पैराग्राफ है, किसी ने पूछा था कि तिरसा क्या है ना। तो बढ़िया, तो व्यवहार और हृदय के परस्पर विरोध से क्षोभ, हाँ, हृदय व प्राण के। अभी देखिए इसमें क्या हो रहा है, जो मैंने चार्ट बनाया था, है ना, लगता है उस चार्ट को निकाल ही लेते हैं, ठीक रहेगा। मैंने जस्ट बंद कर दिया वैसे उसको, फिर भी क्योंकि उससे स्पष्ट मुझे लगता है। चार्ट को मैं निकाल लेता हूँ। बढ़िया, तो ये चार्ट आपको बिल हो जाएगा 13, है ना। तो व्यवहार, तो बेसिकली इसमें हम क्या कह रहे हैं कि ये देखिए, किस में घटनाएं घट रही हैं, ये सारी क्षोभ, खेद, तिरसा, दुख, अशांति, असंतोष और अहंकार, ये जो घटना घट रही है, एक घटना घट रही है जब हम प्रिय हित लाभात्मक या अवसरवादी या दीनताहीनता क्रूरतावादी स्वभाव से पेश आ रहे हैं। तो ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं, है ना। तो आत्मा में अहंकार, माने आत्मा और बुद्धि में तालमेल, आत्मा में अनुभव ना होने की वजह से ना बुद्धि क्षुब्ध है। तो रूट में देखेंगे तो अहंकार कहाँ पर है, बुद्धि में गलतियां जाती नहीं है, ये अपनी पहले भी चर्चा हुई। चित्त में चिंतन क्रिया से ऊपर, ना चित्त में जो चिंतन क्रिया है उससे ऊपर जो है गलतियां नहीं जाती हैं, सही ही जाता है साक्षात्कार बाद। इसलिए बुद्धि जिस समय चुप है ना, उस समय अपन ये कह रहे हैं कि बुद्धि में ही बेसिकली सॉरी चित्त, भ्रमित चित्त, जो मान्यताएं हैं अपने को, है ना, ज्ञान को श्रेष्ठ मान लेना, इस अर्थ में उसमें अहंकार है ना। और चित्त वृत्ति के बीच में, लेकिन उसमें असंतोष बना हुआ है बुद्धि और चित्त में, क्योंकि तालमेल नहीं है, क्योंकि चित्त जिस तरह की प्रपोजल लेके जा रहा है बुद्धि उसको नहीं स्वीकार रही है। इस सुरेंद्र पाल भाई का बड़े अच्छे से वो रखते हैं, जिसको मैंने सुबह कोट किया था ना, बुद्धि और आत्मा जैसे, है ना, बॉस है,
और हम बहुत सारे प्रपोजल लेके जा रहे हैं, बट वो कह रहा है भाई इस प्रपोजल से बात बन नहीं रही है, जो आप निहित लाभ या बहुत अधिक पैसा कमा ले रहे हैं, फाइनली इससे उपलब्धि क्या हुई है ना। क्योंकि बुद्धि को तो जो संतोष और ना सुख शांति संतोष और आनंद जो प्राप्ति होनी है वो इससे नहीं हो पा रही है। क्षणिक रूप में जो सुख जैसा भास रहा है ये पूरा नहीं पड़ रहा है, ये हमारे सारे प्रपोजल रिजेक्ट हो जा रहे हैं, मैं ही उसको स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। तो इस अर्थ में वहाँ पर, है ना, अनानंद असंतोष और चित्त और वृत्ति के बीच में अशांति और मन और वृत्ति के बीच में दुख बना हुआ है, समस्या बनी हुई है, पीड़ा बनी हुई है। अब ऐसा समस्याग्रस्त व्यक्ति, अपने को जो समझना था, किसी ने पूछा था कि मन और प्राण के बीच में त्रिषा का क्या मतलब है। तो जब हम इस तरह के दीनताहीनता क्रूरतापूर्ण, है ना, मतलब हमें कहीं झूठ बोलना है और मुझे पता है ये ठीक नहीं है, लेकिन ना जो हम बार बार बोलते रहते हैं पापी पेट का सवाल है, या नौकरी तो करनी ही है ना, उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, समझ में नहीं आता। पेट तो ऐसा कुछ कहता नहीं है करने के लिए, है ना। फाइनली मैं ही माने रहता हूँ कि हम गलत काम किए बिना अपने पेट को हम आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पाएंगे। तो कुल मिला के जब मुझे पता रहता है कि, और एक और उस वर्ग की बात करें जिसके पास मैंने उसको लगता है कि कई पीढ़ियां खा सकती हैं जितना इकट्ठा हो गया है, उसके बाद भी उसको ये लगता रहता है कि नहीं मुझे तो व्यवसाय करना है या जॉब करना है, या बहुत सारे, मैंने कुल मिला के तो अज्ञान है, क्योंकि ना समझी बस उसको और की जो चाहत बनी रहती है, उसको लगता है और अधिक आने से अब सुखी हो जाएंगे। तो ये जो मन ही मन जो अंतर्द्वंद है, इससे जब वो किसी काम को जो उसको लगता है कि ये ठीक नहीं है, उसको दबाव बस, हाँ, मजबूरी बस करता है, तो मन का प्राण साथ नहीं दे रहा। तिरसा एक तरह से ना प्यास जैसी है, मतलब गला सूख रहा है जैसे, है ना। तो उसको बड़ा ही, और साथ में जो प्राण जिसको कह रहे हैं, जो सांस, हाँ, या हृदय को जो कह रहे हैं, जो क्रियावाही तंत्र को नियंत्रित कर रहा है, ये सारी घटना एक साथ हो रही हैं। तो मन और प्राण के बीच में जो, है ना, वो तेज हो गई है धड़कन, ना, गति बदल गई है, जो एक सामान्य गति है सांस लेने की वैसी नहीं रही, और हृदय पर दबाव आता है इससे, हाँ, उसको कह रहे हैं खेद। और ये बहुत सारे अब आजकल डॉक्टर्स इसको पहचानते हैं कि जब हम बहुत सारा स्ट्रेस में रहते हैं, इसी का नाम स्ट्रेस है, दबाव है। क्या दबाव है कि जो मन जो करना नहीं चाहता उसके ऊपर अब दबाव आ रहा है ना, जो प्रिय हित लाभ का, है ना, जिसकी वजह से वो ऐसा काम करना जिसको उसने खुद निष्कर्ष निकाल लिया, या इसको लग रहा है कि ठीक नहीं है, तो हृदय को जो दबाव आता है, जो हृदय धड़कन बढ़ जाती है, उसको दूसरे ढंग से कहें तो बीपी। तो आजकल जो ब्लड प्रेशर्स की बहुत सारी समस्या है, जिसको आजकल लोग ना लाइफ स्टाइल डिसीजेस के नाम से भी कह रहे हैं, तो ये सब चीज़ें ये तिरसा और खेद के रूप में है। और जो व्यवहार से जो उपलब्धि होनी चाहिए थी, माने लोग ऊपर से मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन हमें ही पता रहता है कि हमने ठीक नहीं किया। तो अपने ही श्रम से जो अपेक्षित उपलब्धि थी सुख के रूप में, न्याय के रूप में, वो नहीं मिलने से मेरे में एक क्षोभ होता है। इस तरह से इनको हम अलग अलग लेवल पर देख सकते हैं। तो ये अपन जो बात कर रहे थे तो देखने की, बढ़िया। तो ये दिखाई दे रहा है हृदय, व्यवहार और हृदय के परस्पर विरोध से क्षोभ। आप ध्यान देंगे तो इस पर जाएगा अपना ध्यान, है ना, वी विल एबल टू सी दैट हृदय व प्राण की मतलब अलग अलग स्थितियां हैं ना, जहाँ हमारा व्यवहार, माने हृदय साथ नहीं दे रहा, शरीर साथ नहीं दे रहा, है ना, गला सूखने लगा, हाथ पैर भी कांपने लगते हैं, ना। तो मन वृत्ति के परस्पर विरोध से दुख, और इस तरह की जो घटना दिखाई देती है। बढ़िया। तो जो लघु और गुरु का क्या मतलब है, तो गुरु का मतलब है श्रेष्ठ, हाँ, या और सिंपल भाषा में कहें तो यहाँ पर तो दो ही कैटेगरी हैं। एक कैटेगरी है अमानवीय, और उसकी जो गुरु कैटेगरी है वो है मानवीय। हम लघु और गुरु, अमानवीय में ही लघु और गुरु करने की कोशिश ना करें कि अधिक पैसा गुरु कम पैसा लघु, ऐसा नहीं कह रहे हैं ना। तो लघु और गुरु में एक ही, एक्चुअली ये बाइनरी ऑपरेशन जैसा है कई बार। और बाबा को हम लोग कई बार डिजिटल बाबा भी कहते थे। उन्होंने एकदम जैसे, है ना, तीन तरह के सुख, क्षणिक सुख, दीर्घकालीन, निरंतर सुख, है ना, या पांच तरह के बौद्धिक नियम, स्नेह, विद्या, सरलता, 10 क्रियाएं, है ना। तो इस तरह से पूरा बाइनरी और डिजिटल डिजाइन को बनाया हुआ है। तो बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे लघु गुरु बहुत ही स्पष्ट है। जो न्यायवादी व्यवहार है, जो माने मानवीय आचरण है, वही गुरु आचरण है। उसके पहले का जो सारा आचरण है लघु आचरण है। और गुरु में लघु विलय हो जाता है ना, सही के अर्थ में।
ऐसा नहीं है कि, हाँ, राकेश भाई ने भी मेरा ध्यान दिलाया कि भाई कहीं ऐसा भाव ना चला जाए कि जो न्याय पूर्वक जीना है वो जीना बहुत ही नीरस जीना है। एक्चुअली उल्टा है ना, प्रिय हित लाभ पूर्वक जो जीना है वो खेद से, द्वेष से भरा हुआ जीना है। न्याय पूर्वक जीने में बहुत डायनामिक रेंज है, क्योंकि न्याय रूट में मूल्य के रूप में है, ना किसी लक्ष्य के रूप में है, संबंधों में उभय तृप्ति के साथ है। लेकिन जब व्यवहार करते समय उसमें डायनामिज्म है ना, क्योंकि हर स्थिति परिस्थिति में हमें, माने उसी बच्चे के साथ, जैसे मैं बता रहा था अलग अलग स्टेजेज हैं, तो उसी बच्चे के साथ माँ को खाने का ध्यान रखना है, उसमें सद्गुण पहुँच जाए उसका ध्यान रखना है, तो बहुत वेराइटी से इंटरेक्ट करना पड़ता है ना, माँ के साथ भी, पति पत्नी के साथ भी, गुरु के साथ भी, मित्रों के साथ भी, तो अलग अलग सिचुएशंस में। लेकिन जो अंडरलाइंग थ्रेड है वो न्याय का, व्यवस्था का, सत्य का चलता रहता है। तो इसमें ज़्यादा स्पॉन्टेनिटी है, ज़्यादा विविधता है ना, और डायनामिज्म है, और ये काफ़ी सुखद है ना। इसलिए इसको कहीं ऐसा ना लगे कि न्याय धर्म सत्य कोई बड़ी स्टैटिक सी चीज़ है ना, ऐसा नहीं है। ये बहुत ही डायनामिक प्रोसेस है, और इसको हमने बाबा जी के साथ रहते हुए देखा ही, और अपने उसमें भी आप देख पाएंगे कि जैसे जैसे हम अधिक न्याय कर पा रहे हैं, न्याय योग्य हो पा रहे हैं, है ना, भले ही किन्हीं किन्हीं स्थितियों में ही, निरंतरता तो ज्ञान की स्पष्टता के बाद होगी, तो भी ये पता हुई। बढ़िया, तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। पेज नंबर 108 पढ़ रहे हैं हम। मैं सॉफ्ट कॉपी में 129 है, हार्ड कॉपी में पेज नंबर 107 के अंतिम, हाँ, अंतिम दूसरा, लघु मौलिकता से गुरु मौलिकता। अच्छा, यहीं से आपने बात की थी कि और प्रगति की सुकृत, और गुरु मौलिकता से लघु मौलिकता को विकृत परिणाम कह रहे हैं। तो ये जो तो मानव से देव मानवीयता की ओर ही गति है, रिवर्स गियर नहीं है, इसीलिए उस चक्र से फिर बाहर हो जाता है, देव पद चक्र में पहुंच जाते हैं। मानवीय व्यवहार की दृष्टि स्वभाव एवं विषय के आधार पर, तो अपन आगे पढ़ रहे हैं। मुझे और कोई क्वेश्चंस आपके, एक ही मिनट और देख लेता हूँ, यदि कोई और क्वेश्चंस हैं तो अभी ले लेते हैं, और यदि आप चाहें तो अभी पूछ भी सकते हैं ना उन क्वेश्चंस को, और ऑनलाइन में इस पर बात कर सकता हूँ। हाँ हाँ, कुछ तो आ गए हैं। यहाँ बौद्धिक स्तर है क्या, नंबर 2, एक एग्जाम्पल से गुरु मौलिकता से लघु मौलिकता की ओर गति को बताएं। तो मैंने बिल्कुल बताया, अध्ययन क्रम में ये संभव है कि जब हम सब प्रयासरत हैं, अध्ययनरत हैं, उसी में कभी कभी पहले भी रेफरेंस आया था कि वही व्यक्ति कभी कभी बहुत उदार होकर के बात करता है ना, किन्हीं क्षणों में, जब हमारा आज बर्थडे है, या हमारा प्रमोशन हो गया, या आज मूड बहुत अच्छा है, क्योंकि जब वो भौतिक चीज़ों में ही उसको देख रहा है लेकिन अध्ययन भी कर रहा है, तो हम कहीं कहीं बहुत अच्छे से व्यक्त पेश आते हैं, और उसी में हम कहीं कहीं बहुत कृपणता से व्यक्त आ जाते हैं। दोनों चीज़ें होती रहती हैं। तो ये जो प्रक्रिया है लघु गुरु गुरु लघु की, ये बेसिकली भ्रमित मानव से जब तक मानव पद की जर्नी में नहीं पहुंच गए तब तक ही संभावना है। या आगे भी बाबा ने लिखा है, पहले भी चर्चा हुई, साधना काल के दौरान एक बहुत अच्छी स्थिति के बावजूद साधक से कभी कभी किन्हीं किन्हीं क्षणों में ऐसी गलतियां हो जाती हैं, है ना, जिसको हमें लगता है कि इस ये व्यक्ति इतना कैसे गिर सकता है। ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं, अपने में भी देख सकते हैं, दूसरों के साथ भी देख। बौद्धिक स्तर में अंतर कैसे आता है जब भ्रमित स्थिति में बुद्धि नॉन एक्टिव है? बहुत शानदार सवाल। और चौथा उसी में लिख रहे हैं, संस्कार जीवन की किस क्रिया से और में मूलता एक्टिवेट होती है या वर्क करती है? बहुत बढ़िया। तो पहले बौद्धिक स्तर को कह रहे हैं इंटेलेक्चुअल लेवल्स। हाँ, ये बुद्धि का स्तर नहीं है, ये माने एक ओवरऑल मन, वृत्ति और चित्त की जो स्थिति है, क्योंकि बुद्धि तो जागृत नहीं है अभी, है ना, उसमें भ्रम नहीं जाता है। लेकिन भ्रम नहीं जाता है इसका मतलब ये नहीं कि उसमें जागृति रहती है ना। तो भ्रम स्वीकार नहीं होता, वहां पे गलतियां नहीं पहुंचती हैं, सही पहुंचता है, लेकिन सही का अभाव रहता है, सही की प्यास रहती है। इसीलिए हम सब मानव सही के शोध में प्रयासरत रहते हैं। तो बाकी का जो मन, वृत्ति, चित्त में जो बौद्धिक स्तर है, माने जो इंटेलेक्चुअल स्तर है, या मेरी जो चित्त में अलग अलग मेरे जो है ना, अपने ही चित्रणों के प्रति जो मेरे में चिपकाव है, आसक्ति है ना, जो मेरी कल्पनाएं हैं,
इसी के लिए लिखा भी है कि हम गलतियों में अनेक हैं, मेरी योजनाएं हैं, अपनी योजनाओं को श्रेष्ठ मानता हूँ, दूसरों की योजनाओं को श्रेष्ठ नहीं मानता हूँ, अपने ही तर्क को ज़्यादा अच्छा मानता हूँ, दूसरे के तर्क को नहीं मानता हूँ। ये जो मन वृत्ति चित्त का सम्मिलित है ना, उसको जो बौद्धिक स्तर कह रहे हैं, इनके कितने गलत आंसर हो सकते हैं? तो उत्तर आता है कि 2+2 अनंत गलत हो सकते हैं। एक्चुअली गलत भी हम तभी कह पाते हैं जिसको 4 होता है, 2+2 सही होता है, वही उसको गलत कह पाता है। जिसको सही का नहीं पता वो तो गलत भी नहीं कह पाता है ना। तो बिल्कुल ठीक है। तो ये जो बौद्धिक स्तर पर जो अंतर है तो कैसे आता है? क्योंकि हम जब जिस परिवेश में हम पले बड़े होते हैं है ना, उस परिवेश में परंपरागत परिवारगत बहुत सारी, जैसे मैं जैन हूँ तो मेरे जैनगत मेरे में कुछ कुछ प्रवृत्तियाँ आ जाती हैं। कोई जैसे मैं पाता हूँ कि जब मैं किसी वजह से डरता हूँ तो मुझे बताया गया भैया नमोकार मंत्र पढ़ना चाहिए, तो मेरा वो बाई डिफ़ॉल्ट चालू हो जाएगा, है ना, नमो अरहंतारम। किसी किसी का हनुमान चालीसा डिफ़ॉल्ट चालू हो जाएगा। फिर दूसरा, हमारे में किस तरह की हमने प्रैक्टिस की मन के साथ। ये टूल्स हैं बेसिकली, मन एक टूल है ना, जो चयन और आस्वादन करता है। वृत्ति एक दूसरा टूल है ना, जो विश्लेषण और तुलन करता है। यदि हम उस टूल को ठीक से यूज करते हैं, जो कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में या जब हम इस तरह के तर्क संगत डिजाइन में पढ़ते हैं तो हमारा शार्प हो जाता है वो टूल, हम तर्क अच्छे से कर पाते हैं, है ना। तो तर्क की क्षमता के आधार पर भी आप लोगों में इंटेलेक्चुअल डिफरेंसेस को पाएंगे। इसी तरह से उनके जो चित्रण, इमेजिनेशन पावर में भी अंतर पाया जाता है। इस अंतर के आधार पर हमें विविधताएं। अब बात आती है संस्कार जीवन की किस क्रिया से और मैं मतलब मुझ में शायद ऐसा कह रहे हैं मूलतः एक्टिवेट होती है या वर्क करती है। बहुत गजब, बहुत ही ब्यूटीफुल सवाल। तो आप बेसिकली ये पूछ रहे हैं कि अब मेरे में जागृति शुरू कैसे होगी, मेरी बुद्धि में शुरुआत कैसे होगी, है ना। सुबह सब्बर भाई से भी चर्चा हो रही थी, तो एक घंटे के सेशन के बाद तो उन्होंने भी ये सवाल पूछा। ये बहुत अच्छा सवाल है, मार्मिक सवाल है। तो देखिए क्या होता है कि किसी एक क्रम में हमारा एक निष्कर्ष आता है कि यार जैसा मैं जी रहा हूँ, है ना, जबकि मेरे पास पर्याप्त मात्रा में पैसा भी है, गाड़ी भी है, घर भी है, पत्नी भी अच्छी है, माता पिता भी ठीक है, कोई भौतिक परेशानी नहीं है, बच्चे भी अच्छे से सेटल्ड हैं। जब हम ये सब कह रहे हैं कि सब कोई परेशानी नहीं है, सब अच्छे से सेटल्ड है, माने हम जो सांसारिक भौतिक क्रम में देख रहे हैं उसमें कह रहे हैं, है ना। माने जो जो लोग जब जिस तरह से देखते हैं, जैसे मुझे अच्छा एक वाकया याद आया कि शायद मैंने पहले भी शेयर किया है कि मैं कलकत्ता में एक वर्कशॉप ले रहा था। मैंने ऐसे ही एक लेडी से पूछा जो यूजीसी के टीचर्स थे कि क्या आपकी आपके पति से बनती है? तो मुस्कुरा के खड़ी हुई और बोली भैया किस में बनती है ये बताओ। मैंने कहा सवाल ये नहीं है किस में नहीं, मतलब यदि किसी में नहीं बनती तो आपको उससे कोई, है ना, अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है, आपकी बनती है कि नहीं। तो हम इसके पीछे छिप जा रहे हैं कई बार कि बनती किसकी है ना। तो ये बात नहीं हो रही है। तो हमारी बनती है नहीं, क्योंकि हमें पीड़ा उससे बात है कि हमारी नहीं बन रही। हम जितना अच्छा जीना चाहते हैं अपनों के साथ उतना अच्छा नहीं जी पा रहे हैं। जिस दिन ये चीज शुरू होती है वहां से कह रहे हैं कि अब जो चित्त में एक चिंतन नामक क्रिया है, साक्षात्कार नामक क्रिया है, अपने प्रयोजनों को पहचानने की जो क्रिया है ये शुरू हो गई, है ना। तो जितने भी जो भी जीव चित्त में जो चिंत साक्षात्कार होते हैं वो सारे के सारे बुद्धि में अवधारणा के रूप में स्टोर होते हैं। और उसके अनुसार जब मैं जी करके देखता हूं, है ना, क्योंकि ये केवल मैंने मान लेने से विचार में नहीं होता, उसको जब जी करके उनकी पुष्टि पाता हूं तो हमारा संस्कार निर्मित होता है। तो कैसे बन रहा है संस्कार? पहला ये जिज्ञासा खड़ी हो जाना कि जितना अच्छा मैं अभी जी रहा हूं ये पर्याप्त नहीं है, ये केवल सुविधाओं का संसार है, या मेरे में जितनी अच्छी प्रवृत्तियां भी हैं इसकी निरंतरता नहीं हो पा रही है। इस अर्थ में इसको ही कह रहे हैं कि अभी तक जितना मैं अच्छा जी रहा हूँ इसका समीक्षा हो जाना, और इससे अधिक दूसरी स्थिति होनी पड़ेगी। मैं अधिकतर लोगों से ये सवाल पूछता हूँ कि आप अपने से अधिक श्रेष्ठ लोगों के 2 लोगों के नाम लिखिए, और आप सरप्राइज्ड होंगे 20, 25, 30% पॉपुलेशन ऐसी निकलती है जो अपने से श्रेष्ठ लोगों को उनका ये लगता है कि मेरे से श्रेष्ठ तो मुझे कोई दिखाई नहीं। ये विडंबना भी है, हाँ, क्योंकि हम, और ये वास्तविकता भी हो सकती है कि हम हमारे से अधिक श्रेष्ठ नहीं है, इसीलिए हमारे में अब आगे की ओर गति नहीं हो पा रही है ना।
तो संस्कार बढ़ने के लिए पहली प्रक्रिया, मैं जितना अच्छा जी रहा हूँ ये पूरा नहीं पड़ता है। दूसरी प्रक्रिया, इससे अच्छा कुछ होता है, ऐसे लोगों को पहचान पाना, ऐसे लोगों का सानिध्य कर पाना। तीसरी प्रक्रिया संस्कार की जो है अध्ययन और वातावरण है ना। तो जो वातावरण, वो मानवीय वातावरण, अपने से श्रेष्ठ लोगों का सानिध्य, इसको उपासना भी कहा। और जो तीसरी बात है वो है अध्ययन। तो पहला समीक्षा, दूसरा अपने से श्रेष्ठ लोगों को पहचान पाना, तीसरा अध्ययन कर पाना, और अध्ययन में सच्चाइयों को समझ पाना। सच्चाइयाँ ही संस्कार है। तो इस ढंग से अपने में सही की स्थापना होती है, और वो संस्कार जिसको जो आया था कि जीवन में वही बीज रूप में है, वही संस्कार हमारे कार्य और व्यवहार के द्वारा हमारे व्यवहार में है ना और कार्य में फलीभूत होते हैं, समृद्धि और समाधान के रूप में, न्यायपूर्ण मानव सहज न्याय जो व्यवहार है उसको कर पाने के रूप में। उससे जो तृप्ति आती है, उससे वो संस्कार पुष्ट होता है, और इस संस्कार की निरंतरता बनती है। इसी संस्कारों को अपने से आने वाली जनरेशन में अपने आचरण और शिक्षा के माध्यम से ट्रांसफर कर पाने में जो तृप्ति है, वही अभिभावक होने का सुख है ना। यही एक प्रक्रिया घटित होती है। मुझे लगता है दिनेश भाई के सवालों का मैं शायद अपने ढंग से एक प्रयास किया, और मिलकर सोचेंगे, और यदि होगा तो आप फिर से रखिएगा इस बात को। फिर बाबू भाई पूछ रहे हैं, जीवन क्रिया में मध्यस्थ बल शक्ति को मध्यांश कहा, या मध्य का अंश, इसे पूर्णांश, हाँ ये पहले भी आपने पूछा था या किसी और ने शायद पूछा होगा, इसे पूर्ण अंश क्यों नहीं कहा जा रहा, क्योंकि यही तो है जो सत्ता में पूर्णता की अभिव्यक्ति है। तो एक तो बाबू भाई, हम शब्दों से में ना फंसें, कहने को हम इसको एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा डेल्टा कुछ भी कह सकते हैं, स्थिति को समझ लें ना। तो चूंकि जो मध्य में स्थित अंश है जिसको अपन आत्मा कह रहे हैं, एक तो ये कह रहे हैं कि ये सारे अंश एक तरह के हैं, चाहे वो मन वाले अंश हों, चाहे वो वृत्ति वाले अंश हों, चित्त वाले हों, बुद्धि वाले हों, और जो आत्मा वाला अंश हो। ऐसे ही एटम, जड़ जगत में भी ऐसे ही अपन कह रहे हैं कि एक ही तरह के अंश हैं। तो फिर कैसे इसमें अंतर आ रहा है इनके कार्य व्यवहार में, स्थिति की वजह से, पोजिशनल, उस पोजीशन में, जैसे मैंने उदाहरण दिया था, आंख में जो सेल है वो आंख की सेल की तरह काम करती है, वही सेल किडनी में किडनी की तरह काम कर रही है, त्वचा में त्वचा का काम कर रही है, हार्ट में हार्ट का काम कर रही है। तो सेल स्ट्रक्चर वही है, पोजीशन की वजह से उसमें वो काम करने का उसका रोल है, मतलब दैट इज द रोल। तो ऐसे ही जब आप कह रहे हैं कि जीवन क्रिया में, तो जो मध्य में स्थित अंश को मध्यांश कह रहे हैं, जिसको आत्मा कह रहे हैं, ये पूर्णांश इसलिए नहीं है यदि इसको रखें, क्योंकि ये अपने में अलग से एग्जिस्ट नहीं करता है। पूरा का पूरा जीवन गठन पूर्ण के रूप में, कंबाइंड स्वरूप में रहता है। तो ये कभी संभव नहीं होता है कि मन अलग छूट जाए, है ना, कि अब आदमी विचार नहीं कर पा रहा है, आशा नहीं कर पा रहा है, इच्छा नहीं कर पा रहा है। इसलिए जो मध्यांश जो है वो साथ साथ ही है जीवन के। तो यदि पूर्णता होती है किसी में, तो वो परमाणु में होती है, ना कि सिर्फ आत्मा में, है ना। इस अर्थ में जो श्रम गति परिणाम का सिद्धांत रखा है, वो जीवन परमाणु, या परमाणु और परमाणु में विकास, और फिर परमाणु में जो विकास के बाद उसी में जीवनी क्रम, जागृति, और जागृति होती है। तो जीवन पूर्णता को प्राप्त करता है, ना कि सिर्फ मध्यांश। क्योंकि जैसे ही आत्मा रूपी मध्यांश जो है वो परमात्मा में या सहस्तित्व में अनुभव करता है, उसी समय से बुद्धि में उसका बोध होता है, और इस अनुभव से पूरा का जीवन पूरा ही जीवन ओतप्रोत हो जाता है। और उसी समय से आत्मा, जैसे आत्मा परमात्मा में या ईश्वर में या व्यापक में या चेतना में या ज्ञान में अनुभव संपन्न होने से परमानंद को महसूस करता है, उसी तरह बुद्धि आनंदित होता है, चित्त में आह्लाद या अभाव का अभाव या संतोष होता है, वृत्ति में शांति होती है, और मन में मनोवृत्ति के और मन में सुख होता है। इस तरह से एक साथ सुख शांति संतोष आनंद, तो पूरा का पूरा जीवन ही सराबोर हो जाता है उस ज्ञान में, है ना। इस अर्थ में इसको कहा जा रहा है कि यदि पूर्णता कहा जाए तो पूर्णता को जो पा गया वो जीवन है, ना कि सिर्फ आत्मा। इस अर्थ में आत्मा को पूर्णांश नहीं कह के जीवन ही पूर्ण हो गया, दिव्य मानव या जो मानव पद में आ गया, और उसके बाद आचरण पूर्णता की बात आ रही है, जब वो इस बात को प्रमाणित कर दे रहा है अपने आचरण को दूसरे में ट्रांसफर करने के अर्थ में।
ज्ञान संपन्न करने के अर्थ में, तो उसको उनको ही संस्कारित कर दे रहा है, इस अर्थ में क्या। बढ़िया। तो विपिन भाई कह रहे हैं परिपाक को द्वारा आप समझाइए। तो परिपाक अपन कह रहे थे, जो फल है एक समय के बाद आता है, एक समय लगता है उसको पकने में। या एक जैसे मैंने कहा था बच्चे का एग्जाम्पल लेके, कि माता पिता की सफलता, एक बच्चा जब एक इस योग हो जाता है कि जिसको 6 सद्गुण कहे, स्वयं के प्रति सम्मान, स्वयं के प्रति उसको विश्वास आ जाए, श्रेष्ठता का सम्मान कर सके, है ना, और प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन हो जाए ना, और संबंधों को माने व्यवहार में सामाजिक हो जाए, मतलब संबंधों को पहचान सके परिवार में भी समाज में भी, और व्यवसाय में स्वावलंबी हो जाए। तो ये घटना एक समय के बाद आती है। बच्चे को बड़ा करने में 20-22 साल लगते हैं। और सही अर्थों में देखेंगे तो क्योंकि संबंध ताउम्र है, संबंध जैसे बात हुई थी कि पशुओं में संबंध एक उम्र तक एक घटना के क्रम में रहता है, माता पिता या अपने मानव में संबंध ताउम्र रहता है। इसलिए ये जो ताउम्र संबंध है, तो वास्तव में तो हम सफल हुए, इस बात का पता तो हम जब जिस तक 70-80 तक जीते हैं, तब जा कर के हमें ये पता लगता है कि हम अपने ही बच्चों का लालन पालन ठीक से कर पाए नहीं कर पाए। हम समाज को, हमारे जो अपेक्षाएं समाज को मेरे से थी, जो पहले से ही निहित रहती हैं, उसमें क्रम में वो हम कर पाए कि नहीं कर पाए। तो एक लंबा समय लगता है इसको। बढ़िया। आनंद दमानी जी, अजय भैया अमेजिंग क्लैरिटी। अभी हम जैसा भी जी रहे हैं उसमें समाधान को प्रमाणित करने का प्रोग्राम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार है ना। तो क्या करना होगा, ये मुझे अच्छी, चूंकि मानव सहज न्याय अपन पढ़ रहे हैं, और मुझे एक पर्सनल वाकया याद आ रहा है। ये लगभग शायद 2013 बात होगी। हम लोग अध्ययन करने, है ना, मैं, सुरेंद्र पाल भाई, और गुजरात की टीम और बहुत सारे लोग जाते थे, और एक सत्र कैंसिल हो गया। प्रवेश महाजन जी रायपुर में रहते थे, तो मैंने कहा यार ये सत्र तो कैंसिल हो गया, छुट्टी वगैरह तो ली हुई थी। तो ये डिसाइड किया कि घर नहीं जाके, है ना, बाबा के पास चलते हैं। तो अमरकंटक गए, और मैंने ऐसा माना हुआ था कि मैं बहुत अच्छा काम इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि घर के लोग साथ नहीं दे रहे। उसमें भी हम लोग नॉर्मली अपनी पत्नियों को ज़्यादा ब्लेम करते रहते हैं। तो मुझे भी ऐसा लगता था कि नीता साथ नहीं दे रही है। तो मैंने, अच्छा बाबा उन दिनों 2013 में कम हो गया था उनका बोलना काफ़ी। तो एक हफ्ते में रुका होऊंगा, और शायद उसमें मुश्किल से 2-3-4 घंटे की बात हुई होगी, मतलब ऑन एवरेज हाफ एन आवर का। एक दिन मैंने बाबा से अपनी दुविधा रखी। मैंने कहा बाबा कभी मैं कुछ कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, या नीता कभी साथ देगी कि नहीं देगी। तो बाबा ने एक ही सूत्र कहा जो कि मुझे छू गया, अभी भी मैं जब उसको याद करता हूँ। तो बाबा बोले, बेटा न्याय का विरोध करना मानव जाति की हैसियत में नहीं है। इसको रिपीट करता हूँ, न्याय का विरोध करना मानव जाति की हैसियत में नहीं। इतना बात बोल के बाबा तो फिर रेस्ट करने लगे। मैं सोचता रहा, यार इसका मतलब मैं कर क्या रहा हूँ, क्या इसका मतलब मैं अन्याय कर रहा हूँ। तो मैं ये पाया कि ये जो दूसरों पर दोषारोपण है, ये भयंकर अन्याय है ना। हम अपने ही, हमारी स्पष्टता नहीं है, इसलिए निर्णय नहीं ले पाते हैं, निष्कर्ष नहीं ले पाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं, और ये जाने अनजाने हम अपनों को ये कम्युनिकेट करते रहते हैं कि तुम्हारी वजह से रुका हुआ हूँ, है ना। और तो भैया एक गजब की बात है, न्याय को करने से कोई रोक नहीं सकता, और न्याय करने वाला व्यक्ति हर समय अपने को सुखी ही पाता है। इसलिए ये बात जो है कि मैं ही क्यों न्याय करूं ना, या मेरे हिस्से में ही क्यों अच्छे काम आ रहे हैं, ये कोई बर्डन नहीं है। इसका मतलब भी न्याय की स्पष्टता नहीं है। तो बहुत ही सुखद है ये। तो क्या करना होगा आनंद भाई, मुझे ये लगता है न्याय के लिए, करने के लिए क्या करना होगा, तो और अध्ययन, अध्ययन का मतलब अपनी शार्पनेस बढ़नी है, अपनी तो ऑब्जर्व करना है, न्याय करना शुरू करना होगा, और अपने ही लक्ष्यों को, अपने ही, हाँ, स्पष्टता को, अपने में कितनी स्पष्टता बनी, इन सबको जांचना होगा, और धीरे धीरे वातावरण बनाना पड़ेगा। एक और चीज़ मुझे इसमें अच्छी याद आती है, मैंने कई बार कही कि आनंद भाई को भी मैं कहना चाहता हूँ, और भी लोगों को, कि अब हमें जितनी स्पष्टता हुई है तर्क में, दूसरों को हम बताएं।
ये बिल्कुल क्लियर रहें, हम कोई दूसरों को नहीं बता रहे हैं। मुझे कितना स्पष्ट हुआ इसके लिए मैं दूसरों के सामने इसी ईमानदारी के साथ कि जैसे हम बच्चों को ही बोलते हैं कि बेटा तुम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, मैथमेटिक्स तुम्हें आ गई है, इसका एक अच्छा तरीका ये है कि तुम दूसरों को मैथमेटिक्स पढ़ाने लगो, है ना, बता, उनके क्वेश्चन सॉल्व करो, उनके साथ चर्चा करो। तो ऐसा करने से भी मुझे लगता है कि काफ़ी स्पष्टता रहेगी, क्योंकि आप में ये चीज़ें खुलने लगेंगी। तो एक ऐसा कुछ समय निकालें, हफ्ते में 1 या 2 घंटे सभी लोग, कि हम अपनों से या दूसरों से अपने स्पष्ट करने की कोशिश करें, है ना, और देखें कि हमें कितनी स्पष्टता बढ़ी है। तो 2 क्रियाएं, एक तो न्याय को और स्पष्ट अपने आचरण में लाएं, और इसको भाषा के द्वारा, भाव के द्वारा व्यक्त करने का प्रयास करें। इससे अपनी पात्रता में विकास होगा। हमें ये पता लगेगा कि हम इसको करने में अटक रहे हैं। जब हम दूसरों को बता रहे होते हैं तो हम खुद भी सुन रहे होते हैं, और हमें पता लगता है कहाँ कहाँ चीज़ें स्पष्ट नहीं है। संदीप भाई लिख रहे हैं कि व्यवहार शरीर, हृदय, प्राण और मन पर आश्रित है। इसमें हृदय को अलग से क्यों कहा गया, जबकि शरीर हृदय सहती अवस्था है? ये बिल्कुल ठीक है। हम शरीर भी एक साथ कह सकते थे, जैसे हम कहना चाहें तो हम सिर्फ जीवन कह सकते हैं। मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा की हम डिटेलिंग करते हैं उसके बाद। जैसे ही हम मैथमेटिक्स कह सकते हैं, लेकिन फिर हम उसमें टिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री और डिफरेंशियल कैलकुलस उसकी डिटेलिंग करते हैं। तो यहाँ बाबा ने उसको और डिटेलिंग की है ना, क्योंकि और ये भी कुछ मोटे मुद्दे हैं कि जो हृदय है, कि जो हृदय गति है ना, ये तो तुरंत ही हमारे विचारों से प्रभावित होती है। इस अर्थ में व्यवहार, मोटे तौर पे कहेंगे तो व्यवहार शरीर पर निर्भर है, और शरीर में और देखेंगे तो फिर हृदय, प्राण, है ना, फिर तो मेधस की स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें सारी जुड़ी हुई हैं, तो उसकी डिटेलिंग को रखा है। बिल्कुल ठीक है। Since we are not already having enough knowledge to start living and live without creating any disruption or another facility that opens way for corruption coming into the system, तो चलो किसी और समय में आपसे समझ भी लूँगा, फिर इसको क्या करेंगे। को एग्जिस्टेंस भाई लिख रहे हैं कि भैया जी आस्वादन और आशा समझाएं इफ टाइम परमिट्स, है ना। तो देखिए, जीवन में जो मन नामक बल है ना, वो उसकी क्रिया, सारा का सारा क्रिया है, इकाई ही क्रिया है, क्रिया ही इकाई है ना। तो समझने के लिए मन में आस्वादन और चयन नाम की क्रिया होती है। जैसे आपने जब ये प्रश्न लिखा तो जो शब्दों का चयन किया, यहाँ लिखने से पहले मन में चयन हो गया क्या लिखना है ना। भैया जी लिखें, भाई जी लिखें, है ना, छोटी छोटी चीज़ें इतनी फास्ट ट्रैक होती हैं। उसके पहले वृत्ति में विश्लेषण हुआ, तुलन हुआ, लिखें कि नहीं लिखें, प्रायोरिटी बनी, और चित्त में भाषाकरण हुआ। उसके बाद आपने शरीर के माध्यम से हाथ से टाइपिंग करके इसको लिखा, है ना। तो ये सारी प्रक्रिया हो रही है। ये लिखने में जो आपका आस्वादन है, इससे जो अपेक्षा बनी हुई है कि ये चीज़ मुझे स्पष्ट हो जाए, है ना, क्योंकि स्पष्टता आने से आपको एक सुख होगा, एक तृप्ति होगी। तो तृप्ति रूपी आस्वादन के लिए आपने ये सारा प्रयास किया। तो इस तरह से आस्वादन जो है वो बल है, और आशा जो है वो चयन क्रिया को ही आशा कह रहे हैं, जो कि उसकी शक्ति है ना। तो इस आशा में आस्वादन है। तो सुख रूपी आशा में इस चुनाव का से हम आस्वादन को, सुख रूपी आस्वादन को पाना चाहते हैं, ये अपने को पकड़ में आएगा। न्याय का विरोध करना मानव जाति की हैसियत नहीं है। बहुत बढ़िया, शानदार, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल, न्याय स्पष्ट होने पर शिकायत मुक्त हो जाता है। बाबू भाई उसको कर रहे हैं, बढ़िया। तो टाइम भी हो गया, और इसीलिए मैंने राकेश भाई से थोड़ी स्पेशल परमिशन ले ली है कि मुझे लग ही रहा था कि शायद आगे का पढ़ाई, तो हम कल का सेशन भी सुबह का मैं ही रखूँगा। थोड़ा शेड्यूल शायद इधर उधर होगा, है ना। तो कल का हो सकता है सुबह शाम का सेशन, या जाता है तो उसको आराम से करेंगे, क्योंकि मैंने रिक्वेस्ट किया भैया से कि भैया इसको, है ना, बहुत फास्ट ट्रैक नहीं दौड़ाते हैं, बल्कि शांति से चलते हैं। तो आप लोगों के साथ बहुत अच्छा लगा। एक मेरा रिक्वेस्ट है, यदि सभी लोग समय से आ जाएं, है ना, तो 9:30 से 1-2 मिनट पहले मैं ओपन कर लूँगा, तो एक साथ आ जाएं तो अपनी चर्चा हो पाएगी। तो वैसे भी ये तो स्वतंत्रता ही है, आप आ रहे हैं, ये बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया, सभी को नमस्कार, धन्यवाद।